जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 51 ए के तहत भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो नागरिक कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य जिन्हें हम कहते हैं, उनको शामिल किया। लेकिन ये मूल कर्तव्य ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था, मूल संविधान, उसका भाग नहीं रहे थे। यानी कि संविधान सभा ने इन्हें मूल संविधान में शामिल नहीं किया था। यह इंदिरा गांधी सरकार थी जिसने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस चैप्टर को या इस पार्ट को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया। उसमें मूलतः उन्होंने 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया। ये 10 मूल कर्तव्यों की जो लिस्ट है, ये इजीली नेट पर हर जगह अवेलेबल है। तो वो 10 मूल कर्तव्य कौन से हैं, उस पर मैं कोशिश करूंगा चर्चा ना करूं, क्योंकि वो 10 कर्तव्य रेडिली अवेलेबल हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी। पहले शायद फर्स्ट पेज पर ही अक्सर मिल जाते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। मैं बात करूंगा कुछ ऐसे कर्तव्यों की, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है और तथ्यतः ये बात सही भी है कि मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के, वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि जस्टिसिएबल नहीं है। इनके लिए हमें बाध्य नहीं कर सकती है सरकार कि हम इन कर्तव्यों का पालन करें। किंतु एक नागरिक होने के नाते क्या हमारे कुछ दायित्व नहीं है, ये एक प्रश्न उठना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बाध्यकारी रूप से कर्तव्य के रूप में लागू होती है, क्योंकि उन्हें इस तरह का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। उसके कुछ उदाहरण, मूल कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से जो है वो आपके ऊपर लागू होते हैं। वो कर्तव्य बेशक हैं, उनको आप ओके वो कर्तव्य अवश्य हैं। ये मीटिंग लिंक भीमसेन जी, आप शायद, जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप शायद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। जी ओके। तो देखिए, थोड़ा सा कुछ शुरुआत करने से पहले कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान नहीं है जिसमें मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। हमारे संविधान ने ये मूल कर्तव्य की प्रेरणा जो हमें मिली है, वो मिली है भूतपूर्व सोवियत संघ से, यानी कि सोवियत समाजवादी जो गणराज्य था, उसके संविधान से हमने उससे हमने मैम जी, भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने इस चीज को अडॉप्ट किया। इसके अलावा शायद जापान एक ऐसा लोकतांत्रिक स्टेट है जो उसके संविधान में भी ये मूल कर्तव्यों की सूची दी गई है। और भारत जो है वो एकमात्र ऐसा बड़ा स्टेट है, लोकतांत्रिक राज्य है, जिसके संविधान में मूल कर्तव्य हैं। आप शायद विश्वास ना करें, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ऐसे बहुत सारे विकसित राज्य हैं जिनके संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची नहीं है। तो एक सवाल उठना चाहिए कि क्या उनके नागरिकों से ये अपेक्षा नहीं है कि उनकी कुछ ड्यूटीज हैं? बिल्कुल है, बट इट इज बिलीव्ड कि दे फुलफिल देयर ड्यूटीज विदाउट इवन आस्किंग। और ये चीज हमारे यहाँ भी पहले रही थी। अक्सर हमने शायद वो जमाना ना देखा हो, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद कुछ समय तक नागरिकों में वो एक फीलिंग रही थी देश के लिए कुछ करने की, देश में रहने की, समाज के लिए कुछ करने की। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, लोग नागरिक अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में या और चीजों में इतने व्यस्त होते चले गए कि जो ये नागरिक कर्तव्य थे वो कर्तव्यों का बोध नहीं रहा, अधिकार ज्यादा प्रभावी हो गए। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, दैट इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत प्रभावी हो गया। और उसके साथ जो विरोधाभास अक्सर निकल के आ रहे थे, वो पार्ट 4 के आ रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो राज्य को क्या करना चाहिए उसकी अपेक्षा है, और फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों के अधिकार। इन दोनों के बीच क्लैश को जो है वो
अक्सर ज़्यादा महत्व दिया जाता रहा। लेकिन जब दिन प्रतिदिन की लाइफ में कर्तव्यों का बार-बार हनन होने लगा, कर्तव्यों की कोई परवाह ही नहीं करता था, तो फिर इंदिरा गांधी सरकार ने, जो कि अक्सर उस टाइम पर जो परिस्थितियाँ विद्यमान थी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, इस तरह की बातें की जा रही थी कि देश में जो है वो एक तरह से अव्यवस्था उत्पन्न की जाए। तो गवर्नमेंट ने, हालाँकि उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी रहे थे, एक कमिटी गठित की। उस कमेटी ने कुछ संस्तुतियाँ प्रस्तुत की, 8 जो है वो उन्होंने मूल कर्तव्य संविधान में इंक्लूड करने का सुझाव दिया। उसमें से कुछ सिफारिशों को, कुछ संस्तुतियों को एक्सेप्ट करते हुए और उसमें कुछ नए एडिशन करते हुए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में पार्ट 4A और उसके तहत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसके तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसमें आरंभ में 10 मूल कर्तव्य थे और एक मूल कर्तव्य जो था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था बेसिकली, जिसे 11वां मूल कर्तव्य कहा गया। अब एक चीज ध्यान करने वाली ये है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। और ये मूल कर्तव्य भारत की एज ए नेशन, हमसे, आपसे, बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं, ये नेशन, ये राष्ट्र आपसे क्या अपेक्षा रखता है, ये उसके परिचय। और ये बात बिल्कुल तथ्यतः सही है कि इनको आप लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, और ना ही गवर्नमेंट फोर्सफुल्ली आपसे ये कह सकती है कि आपने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया तो इसलिए आपको ये सुविधा नहीं दी जाएगी या आपको ये दंड दिया जाएगा। किंतु कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन कर्तव्यों को, कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें कानून बनाकर न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा, या कानून, नियम, उपनियम इत्यादि बहुत सारे तरीकों से एक बाध्यकारी स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, या उन्हें वो बाध्यकारी स्वरूप मिल गया है। जैसे कि एक रिसेंटली एग्जांपल लें, अगर आपको याद हो, आप ध्यान कर पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि सिनेमा हॉल में कोई भी मूवीज चलने से पहले राष्ट्रगान जो है वो बजाना जरूरी होगा और उसके सम्मान में आप लोगों को खड़ा होना होगा। उस चीज का काफी विरोध भी हुआ था, कई लोगों ने उसके विरोध में कॉलम लिखे थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे थे। उसमें एक चीज जो उभर कर आई थी सामने, वो ध्यान करने वाला पहलू ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का फर्स्ट क्लॉज, क्लॉज ए, वो क्लियरली मेंशन करता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की का सम्मान करे। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को एक बाध्यकारी स्वरूप दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पहले भी कुछ चीजें ऐसी मौजूद रही थी जो राज्य को ये शक्ति देती थी कि यदि कोई नागरिक राष्ट्रगान का या राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करता है या कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यदि मैं उदाहरण देना चाहूँ तो एक एक्ट था 1950 का, है एक्चुअली वो, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। इसके साथ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1970। ये जो एक्ट मैंने लास्ट में बताया आपको, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1970, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जानबूझकर यदि किसी को राष्ट्रगान गाने से रोका जाता है या बाधा उत्पन्न की जाती है तो इसके लिए 3 वर्ष तक की जेल या आर्थिक दंड दिया जा सकता है। इसके साथ साथ 2002 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता का निर्माण किया गया। अब एक सवाल ये उठता है कि यहाँ वर्ड जो आता है रिस्पेक्ट या राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का सम्मान, ये सम्मान क्या है? तो इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी एक केस में कि जहां कहीं भी राष्ट्रगान गाया जा रहा होगा या एक सभा के रूप में एक असेंबली उसको गा रही होगी, तो उसके सम्मान में खड़े होना वो सम्मान है। यदि आप बैठे रहते हैं
तो आप सम्मान नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ में यदि आप फिर से वो सिनेमा हॉल वाला एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो बाद में उस निर्णय को चैलेंज किया गया था और निर्णय को चैलेंज करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यह बाध्यकारी नहीं है हमारी तरफ से। किंतु आरंभ में मूवी शुरू होने से पहले यदि राष्ट्रगान चल रहा है, तो अपेक्षा है नागरिकों से कि वो खड़े होकर 52 सेकंड वहाँ सम्मान प्रकट करें। हाँ, लेकिन अगर मूवी के किसी दृश्य में यदि राष्ट्रगान आता है, तब आपको खड़ा होना आवश्यक नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा एक और मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 ए सी। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा और उसे अक्षुण्ण रखेगा। अब यह स्पष्ट रूप से इससे डिराइव कर सकते हैं हम कि इसके विपरीत अगर कोई काम हम लोग करेंगे या राष्ट्र की संप्रभुता और एकता को किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दंडात्मक कार्रवाई की यह शक्ति किस प्रकार से राज्य को प्राप्त होती है, इसके लिए कई कानून हैं। इसके अलावा अ, दो चीजें मैं मेन बता देता हूँ। पहला तो जो कानून है, एक है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता का भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा, जो विवाद का अक्सर सोर्स बनी रहती है, राजद्रोह से संबंधित मामला। राजद्रोह यदि आप भड़काऊ भाषण देकर या किसी तरह से भीड़ को भड़काते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि वह भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए या उसके खिलाफ किसी तरह की भावना प्रकट करते हैं, तो उसके लिए राजद्रोह का केस आप पर लगाया जा सकता है। यह एक तरीका हुआ एक मूल कर्तव्य को बाध्यकारी स्वरूप प्रदान करने का। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे अनुच्छेद 51 ए क्लॉज ई। इसमें इसका एक पार्ट जो है वो ये है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इसके लिए तो बहुत सारे कानून हैं। आपका डोरी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट है, बहुत सारे कानून हैं इसके लिए। इसके साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, और उससे आप देखेंगे किस तरह से फंडामेंटल राइट ड्यूटीज जो है, मूल मूल कर्तव्य जो है, वो किस तरह से मौलिक अधिकारों तक को का राह जो है वो मौलिक अधिकारों की राह प्रशस्त करते हैं। अनुच्छेद 51 ए क्लॉज नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण इंक्लूडिंग वन, झील, नदी, वन्य इनकी रक्षा करेंगे। अब इनकी रक्षा के लिए अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे कानून भारतीय संसद ने बनाए हैं। वन कानून, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और इनफैक्ट उत्तराखंड जैसे कई राज्य ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने यहाँ की वनों, नदियों, आप लोगों ने सुना होगा दैट गंगा नदी को उत्तराखंड ने एक लीगल एंटिटी का दर्जा दिया था। अर्थात कोर्ट में लीगल एंटिटी के रूप में गंगा नदी केस कर सकती है। वुड यू बिलीव दैट एक लीगल इंडिविजुअल का दर्जा है उसको। यदि आप गंगा नदी को अपवित्र करते हैं, उसमें कूड़ा करकट डालते हैं, तो खुद गंगा नदी एज ए पार्टी आप पर केस कर सकती है कोर्ट में। उत्तराखंड ने, इसके अलावा एक और राज्य है, आई गेस इट्स राजस्थान, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर कुछ राज्यों ने हाल फिलहाल में इस इस तरह के प्राकृतिक पर्यावरण को, वनों को, झीलों को, नदियों को, वन्य जीवों को लीगल एंटिटी का दर्जा दिया है। आप मूल कर्तव्य किस तरह से आप देखिए मूल अधिकार का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। एक केस आया था, एमसी मेहता केस। उसमें कानपुर नगर पालिका जो है वो नदी के पानी में बहुत तरह का वेस्ट जो है, डोमेस्टिक सीवरेज वेस्ट जो था, उसको वो कर रही थी, रिलीज कर रही थी, और इससे क्या हो रहा था कि जल प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर नगर पालिका को इसके लिए जिम्मेदार माना
और कानपुर नगर पालिका को यह आदेश दिया कि वह जल प्रदूषण रोके, इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करे। और इसका रास्ता कहाँ से खुला? इसका रास्ता खुला था मौलिक जो ये मूल कर्तव्य है, आर्टिकल 51A(g), प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया कि भारतीय नागरिक राज्य का हिस्सा है, तो ये कर्तव्य नागरिकों के साथ साथ राज्य के भी कर्तव्य है, क्योंकि राज्य का पार्ट है नागरिक। तो राज्य का कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और एक स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करना। और इसी केस में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसको शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में, और एक मूल अधिकार का दर्जा उसे मिला। आज यह स्थिति है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, किसी भी तरह के प्रदूषण के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। और अक्सर कई बार ऐसा हुआ है। अभी शायद 2 या 3 साल पहले की ही घटना है। दिवाली के टाइम पे, आई गेस शायद लास्ट ईयर की ही है, दिवाली के टाइम पे 3 बच्चों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी कि दिवाली पर पटाखे वगैरह की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण से उनको नुकसान हो रहा है, उनके मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जो आता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, उसका हनन हो रहा है और उसकी रक्षा की। तो उसके लिए फिर ग्रीन क्रैकर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और इसी का परिणाम है इस आर्टिकल 51A क्लॉज जी से ये निकला है। और आज देखिए आप, कई जो है उच्च शिक्षा संस्थाएं एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो उनके करिकुलम का एक पार्ट है, और उसको एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एक और मूल कर्तव्य है जो अक्सर चर्चा में रहता है, आर्टिकल 51A क्लॉज आई, सार्वजनिक संपत्ति को हिंसा ना पहुंचाए और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए और हिंसा से दूर रहे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शांतिपूर्ण सभाएं की जाती है, प्रोसेशन निकाले जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो शांतिपूर्ण नहीं रहते और वहां हिंसा भड़क उठती है, और सबसे ज्यादा नुकसान उसमें होता है सार्वजनिक संपत्ति का, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ को सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से अगर कोई उकसाता है, भड़काऊ भाषण देकर, या सार्वजनिक संपत्ति को वो भीड़ नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसा करने वाले किस व्यक्ति को, या जो उस भीड़ को लीड कर रहा है, उस सभा को लीड कर रहा है, उस नेता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A यानी कि शत्रुता फैलाना, 295A और 298 यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और धारा 495 के तहत आपराधिक मामला तक दर्ज किया जा सकता है। और सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान हुआ होगा उसकी वसूली आर्थिक रूप से उस नेता से की जाएगी। इसका मार्ग भी जो है वो आपके मूल कर्तव्य से प्रशस्त होता है। एक और है, ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है सर्विस से, जो सार्वजनिक सेवा में है उन लोगों से। आर्टिकल 51A क्लॉज जे, इसमें यह लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हम प्रयास करेंगे कि उत्कृष्टता की ओर बढ़े, ताकि राष्ट्र विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस जॉर्ज फिलिप केस 2007। इस केस में क्या था, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एम्प्लॉय थे, साइंटिस्ट थे, उनको 2 वर्ष की स्टडी लीव दी गई। डिपार्टमेंट द्वारा बार बार उनको रिमाइंडर्स भेजे गए कि उनकी स्टडी लीव खत्म हो गई है, वो वापस आए और ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने उनको कंपलसरी रिटायरमेंट, इसके विरुद्ध वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में से डिसीजन आया और हाई कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद उनको ज्वाइनिंग दी गई, लेकिन इस कंडीशन पर ज्वाइनिंग दी गई कि जितने टाइम वो स्टडी लीव पर रहे हैं उतने टाइम की उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। अब इसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और आप लोग
विश्वास कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि आर्टिकल 51A जो है, अपेक्षा करता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में हम उत्कृष्टता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस मामले में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना संभव नहीं हो पाया और हाई कोर्ट का डिसीजन है वो गलत है, क्योंकि अगर कर्मचारी अनुशासन में नहीं रहेगा तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए किसी भी कर्मचारी का अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो शामिल किया गया भारतीय संविधान में, आर्टिकल 51A क्लॉज के, माता पिता या संरक्षक, उनका यह मूल कर्तव्य होगा कि अपने 6 वर्ष तक के बच्चे को वो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इससे इसका जो एक्सटेंशन मान सकते हैं हम राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो आज जो है वो मूल कर्तव्य इसी तरह से है। कई कर्तव्य हैं, उसमें कुछ आपसे अपेक्षाएं करते हैं कि आप ये काम करेंगे, कुछ रोकते हैं कि इन कामों से दूर रहना है, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है। इसी तरह से कुछ पॉजिटिव्स हैं जिनको कहते हैं हम ये सकारात्मक मूल कर्तव्य हैं, जैसे कि आप समरसता बनाए रखेंगे, भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देंगे, भारतीय संविधान और उसके आदर्शों का पालन करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करेंगे। इस तरह के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल हैं और अपेक्षा यही है कि सभी भारतीय नागरिक इन मूल कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि जब तक नागरिक नहीं चाहेंगे और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता के बिना कोई भी राष्ट्र विकास के पथ पर ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। बाध्यकारी रूप से सरकार, संविधान आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा सकते हैं, इसलिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी जानकारी होना जरूरी है। और इसीलिए शायद 2015 से नागरिक कर्तव्य पालन अभियान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर संविधान दिवस के आसपास। मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का। संयोजक श्री भीमसेन जी, आप मुख्य वक्ता साहब का धन्यवाद करें। बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा ये सेशन और मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि ये सिंह जी की जो बातें हैं वो हमारे छात्रों तक पहुंचेंगी और वो अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होकर इस देश की के जो बेहतर निर्माण में जरूर योगदान देंगे। मैं आदरणीय समर सिंह मीणा जी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे आए और बहुत सारी बातों से हमको अवगत कराया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में अक्सर हम सरसरी निगाह के जाते हैं आगे, तो उसमें छुपी टेक्निकल बातों की उन्होंने काफी बेहतर तरीके से हमको अवगत कराया और जो भी छात्रों के लिए काफी ज्ञानवर्धक रहेगा। तो इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको मैं समय से सूचित नहीं कर पाया। अगली बार मैं ये जरूर प्रयास करूंगा कि आपके समय रहते सूचना पहुंच जाए और हम इस पे और बेहतर तरीके से काम कर पाए। मैं अपने प्रिंसिपल सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए जो है अनुमति प्रदान की और ताकि इस प्रोग्राम को हम कंडक्ट करा पाए। और मैं सर जी का भी धन्यवाद